नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कॉलेजियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में ठन गई है और अब दोनों आमने सामने आ गए हैं। मामला यहां तक अटक गया है कि 2017 के बाद से जजों की नियुक्ति अटकी हुई है और जो 20 फाइल कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजी थी, अब वो फाइलें वापस केंद्र सरकार ने भेज दी हैं कि इन पर पुनर्विचार किया जाए। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पर टिप्पणी कर रहा है और वो केंद्र सरकार के कानून मंत्री को सलाह भी दे रहे हैं कि आप इस कॉलेजियम पर इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते। सवाल यह उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार केवल मूक दर्शक बनकर जो फाइल कॉलेजियम ने भेजी है इस पर केवल हस्ताक्षर करेगा, राष्ट्रपति केवल शपथ दिलाने के लिए है, या सरकार का इसमें कोई रोल है? जहां एक तरफ देश का विपक्ष लोगों को भ्रमित करने की कोशिश में है और बार बार राहुल गांधी हो चाहे और विपक्षी नेता हो ये सवाल उठाते हैं कि देश की न्यायपालिका को प्रहार किया जा रहा है, जजों की नियुक्ति में दबाव बनाया जा रहा है, वहीं आपको बता दें जो सच्चाई है वो लोगों तक जाए, इसलिए ये वीडियो इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपको लगता है कि ये बात सच है तो देश को भी इस सच को जान लेना चाहिए कि जिस न्यायपालिका पर आज देश के लोग सवाल उठा रहे हैं, बरसों बरस चक्कर काटते हैं कोर्ट कचहरी के, लोगों की संपत्तियां बिक जाती हैं, जमीन तक बिक जाती हैं, और अब तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बात का जिक्र बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच संविधान दिवस के अवसर पर उठाया है कि किस तरह से उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर देखा कि एक थप्पड़ मारने के केस में जेल में बंद व्यक्ति पूरे जीवन भर जेल से बाहर नहीं आ पाता क्योंकि उसके पास कोर्ट कचहरी में वकीलों को देने के लिए फीस का पैसा नहीं है। यदि कोई अपने फेवर में लड़ाई करता है, अपने साथ हुए अत्याचार की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट तक जाता है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने बताया था कि इसमें संपत्तियां तक बिक जाती हैं। लेकिन यहां जज साहब को इस कॉलेजियम सिस्टम से दिक्कत है और वो ये कह रहे हैं कि हमें इंटरफेयर ना किया जाए, केंद्र सरकार को जो हम फाइल भेज रहे हैं उस पर वो तत्काल सिग्नेचर कर दें। लेकिन मोदी सरकार ने भी जता दिया है कि वो पहले की तरह कुटपुतली सरकार नहीं है, ना आज देश का प्रधानमंत्री वैसा है जैसा कांग्रेस के टाइम में हुआ करता था, ना आज देश के कानून मंत्री ऐसे हैं कि आपने कुछ डराया धमकाया और वो डर गए और साइन कर दिए। बहरहाल मामला अब अटका है और अब बहस छिड़ी है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। तो यहां आपको मैं यह भी बता दूं कि यह जो न्याय प्रणाली है, यह सुप्रीम कोर्ट का गठन न्यायपालिका 1950 में गठन हुआ इसका, और 1950 से लेकर के 1993 तक, ये याद रखना, 1950 से 1993 तक जितने भी जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हुई है वो केंद्र की सरकार करती थी और केंद्र का कानून मंत्रालय उन फाइलों को देखता था जो जजों के ट्रांसफर, प्रमोशन, इन सब के लिए होती थी। यानी बना ही इसलिए भाई, कानून मंत्रालय बना ही इसलिए कि जो संविधान में कानून है उनका ठीक से पालन हो, जो न्यायपालिका है वहां ट्रांसपेरेंसी हो, और जो जज हैं इनकी कोई समस्या है उनका समाधान किया जाए, न्यायालय कैसे नए बनाए जाएं, नए जजों की नियुक्ति कैसे हो, इनके ट्रांसफर और पोस्टिंग की बातों की व्यवस्था ये कानून मंत्रालय के अधीन आती थी। 1993 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1993 में जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने केवल एक टिप्पणी की और सरकार को कहा कि आप जो ये नियुक्तियां जजों की कर रहे हैं, कृपया इसमें जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, उनकी भी सलाह ले लें। मामला सलाह लेने का था, यानी यह कहा गया कि केंद्र सरकार जो कमेटी के द्वारा जजों की चयन प्रक्रिया कर रही है इसमें एक सीजेआई को भी शामिल कर लें। 1993 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस बात को मान लिया, ठीक है भाई सीजेआई को भी शामिल कर लेते हैं, हमारी एक कमेटी होगी, पारदर्शी मामला रहेगा, और क्योंकि एक चीफ जस्टिस हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो हर पहलू को उस जज के बारे में जानते होंगे। हालांकि इसमें आईबी की रिपोर्ट भी लगती है, जो हाई कोर्ट के वकीलों को जज बनाया जाता है। लेकिन चलिए ये मामला चलता रहा, लेकिन 98 आते आते
ये ऐसा हो गया 1998 तक आते आते कि हमारे देश का जो चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने पूरी तरह से जो केंद्र सरकार है उसको दरकिनार करते हुए एक तरह से अपना ऐसा सिस्टम बना लिया कि जो वो समिति थी उस समिति में बदलाव कर दिए। और 1993 के बाद ये जो सरकार चयन करती थी जजों का, वो के पूरा का पूरा ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया। और वो जो चयन समिति थी उसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के शामिल कर दिए गए और 5वां कौन है? सीजेआई, जो इन 4 कमेटी के साथ ऊपर रहेगा, वो देखभाल करेगा, निगरानी करेगा इन 4 की कि ये क्या कर रहे हैं। यानी 5 सदस्यों की जो समिति है उसमें एक वो रहेगा जो अब सीजेआई बन रहा है, वरिष्ठतम जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा है, और 4 वरिष्ठतम जज और रहेंगे और ये 5 मिलकर के तय कर देंगे कि ये जो है किसको जज बनाना है किसको नहीं। फिर उसके बाद ये फाइल तय करेंगे और उस फाइल को भेजेंगे ये कानून मंत्रालय में, प्रधानमंत्री जी के पास, और राष्ट्रपति जी उस पर मोहर लगाएंगे और शपथ दिलाएंगे। इसको नाम दिया गया कोलिजियम। और इसी पर आपत्ति है क्योंकि यहां लिस्ट उठा के देखें, यदि आप सबको मैं कहता हूं कि आप गूगल करिए, आज गूगल का जमाना है, आप सबके पास मोबाइल और लैपटॉप में पूरी जानकारी है। इस जानकारी को आप देखिए कि 1993 के पहले जितने जजों की नियुक्तियां हुई हैं वो किस तरह से हुई है, वो कौन लोग थे और कैसे उन्होंने फैसले दिए हैं। और 1993 के बाद आप देखेंगे तो आपको फैसलों में कई बार पक्ष दिखाई देगा, कई बार विपक्ष दिखाई देगा, कई बार विरोधाभास दिखाई देगा। और जजों की नियुक्ति की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें कई जज ऐसे मिलेंगे कि जिनके पिता जज थे, बेटा वकालत करता था। और इसको मैं और ऐसे करता हूं कि पिता जो है वकालत करते थे, वो जज बन गए, फिर जज बनने के बाद उन्होंने अपने बेटे को भी एलएलबी में एडमिशन कराया कि बेटा मैं तो अब जज बन ही गया हूं, तुम भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, तुम्हें भी मैं जज बनाऊंगा। और ये गारंटी के साथ बच्चों को एलएलबी कराई गई, फिर वकालत कराई गई, फिर वकालत की प्रैक्टिस में एक आध केस बड़ा हुआ, फिर उसके बाद उनको कोलिजियम सिस्टम से लाकर जज बना दिया गया। इस तरह के अनेक चीजें किस्से देखने को मिले और इस पर विवाद उठा तब जब हमने ये देखा कि कई बार फैसलों को टाला गया। सरकार जो केंद्र में है, जो वकील हैं, वकीलों तक की इतनी चल रही थी कि फोन पर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले करवा देते थे। ऐसे कई मामले देखने में आए। जलीकट्टू पर हमने देखा, हमने दीपावली के फैसले होते देखे, हमने राम मंदिर पर देखा किस तरह से एक तरफा एक विचारधारा चल रही थी। और जो इस देश के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं, अगर पुलिस प्रशासन और सिपाही सेना बड़ी मुश्किल से किसी आतंकवादी को पकड़कर ला रहे हैं, उसको जमानत दे दी जा रही है। देश के टुकड़े टुकड़े की सोच रखने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल जमानत, हाई कोर्ट से जमानत, निचले पुलिस मेहनत करके ला रही है और उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो तब सवाल उठ रहा था कि क्या बिल्कुल कोई जज सुनने देखने तक को तैयार नहीं है? सामने कौन वकील खड़ा है, केवल इससे फैसले होंगे? जजों के फैसले अगर प्रभावित होंगे तब फिर वो जज कैसा? ये सवाल उठे जनता की तरफ से। तो मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहले इस कोलिजियम सिस्टम को हटाने का तय किया और उन्होंने एक समिति का गठन किया। और उस समिति में यह तय हुआ कि भाई सरकार के आदमी भी रहेंगे, विपक्ष का एक नेता भी रहेगा, उसमें जुडिशरी के जुड़े हुए लोग भी रहेंगे, उसमें जो जज हैं ये चीफ जस्टिस ये भी रहेंगे। लेकिन अब जो समिति है उसका रूप कुछ बदला हुआ होगा। केवल सुप्रीम कोर्ट के जज ही ये तय नहीं कर सकते कि कौन जज बनेगा। इसके लिए उन्होंने जो समिति का गठन करने का केंद्र सरकार ने विचार किया, उसमें उन्होंने 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का विचार केंद्र सरकार ने किया। और उस 6 सदस्य में जो उसमें किया कि कमेटी को उसका नाम था NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये जो है ये 13 अगस्त 2014 को लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ। और राष्ट्रपति जी जो उस समय प्रणब मुखर्जी जी थे, उनके हस्ताक्षर हुए, यानी एक कानून बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, ये सिस्टम नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? कोलिजियम ही चलेगा।
तो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का टकराव उस दिन से शुरू हो गया जिस दिन से दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा से पास एक ऐसा कानून जो सरकार चाहती थी कि जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर में यह समिति तय करेगी जिसमें न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग होंगे, जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, जिसमें विपक्ष के लोग भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उस समिति पर रोक लगा दी कि साहब अगर इसके जरिए जज बने तो पक्षपात करेंगे। सवाल तो यह भी है कि जब जज को चुनेंगे, जज ही जज की नियुक्ति करेगा, क्या इसमें पक्षपात नहीं होगा? जो मोदी सरकार ने वो जो संगठन बनाया NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मैं उसमें बताता हूं उसमें क्या प्रावधान किए। उसमें किया कि जो एक CJI के बाद 3 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उसमें 3 वो होंगे, चौथा एक उसमें कानून मंत्री होंगे, कानून और न्याय मंत्री, और 2 उसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। वो प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन होंगे? उनकी नियुक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के प्रधानमंत्री, ये दोनों मिलकर तय करेंगे। यहां भी आप देखिए कि खाली प्रधानमंत्री तय करेंगे ऐसा नहीं है। वो जो 2 व्यक्ति होंगे जो इस समिति में मेंबर के रूप में होंगे, उनकी नियुक्ति दोनों की सलाह से होगी, प्रधानमंत्री और CJI की। अब वो कौन होंगे जो 2 व्यक्ति होंगे? उसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता, यह भी इसमें शामिल होगा। यानी 3 लोग मिलकर तय करेंगे कि 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन से हों। 3-2 के बहुमत से यह विचार पास होगा कि वो 2 व्यक्ति इस समिति में कौन होंगे। और इसमें यह कानून में मोदी सरकार ने रखा कि वो जो 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे समाज के, जिनको कानून की जानकारी हो, ऐसे 2 व्यक्ति का चयन, जिसको नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और CJI मिलकर उनका नाम तय करेंगे। उसमें यह रखा गया कि वो SC होंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ST या OBC या अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं, और या एक महिला भी हो सकती है। अब आप समझ रहे हैं इसमें किस तरह के नाम डाले गए हैं? ऑप्शन नहीं है किसी और के लिए। SC, ST, OBC, महिला और अल्पसंख्यक, सवर्ण के लिए यहां कोई जगह नहीं है। फिर भी उसकी भी नियुक्ति 3 लोग मिलकर करेंगे, उन 2 लोगों की, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, CJI। और इतनी बेहतरीन व्यवस्था मोदी सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। आज जब केंद्र सरकार उन फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है जो कोलिजियम ने भेजी है, तो देश के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि साहब आपकी बनाई हुई कमेटी पर हमने रोक लगा दी, शायद आप उस भावना से हमारा काम नहीं कर रहे हैं, इससे न्यायपालिका में रुकावट आ रही है। तो सवाल यह भी है कि जब 1993 तक जो व्यवस्था चल रही थी, 1950 से लेकर, वो व्यवस्था क्यों ना लागू हो? क्यों जजों के ऊपर छोड़ दिया जाए? और यही किरण रिजिजू जी ने कहा है, जो हमारे देश के कानून मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि यदि केवल हमको हस्ताक्षर ही करने हैं कि आपने नाम भेजा और हम साइन कर दें, तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? फिर तो आप ही ये काम भी कर लो। फिर नाम क्यों करते हो कि हमारे द्वारा? राष्ट्रपति जी से फिर शपथ भी दिलाने की जरूरत नहीं है, आप ही अपना शपथ दिला लो। तो फिर ये जो न्यायपालिका है, ये टैक्स के पैसे से इन लोगों को वेतन मिलता है। ये सारी सुख सुविधा जो प्राप्त होती है जीवन के अंतिम दिन तक, रिटायरमेंट के बाद भी लग्जरी जीवन जीते हैं। टैक्स के पैसे से अगर पैसा दिया जा रहा है तो जनता सवाल पूछेगी, और जब जनता सवाल पूछती है तो वो सरकार से पूछती है। तो सरकार सवाल आपसे पूछ रही है, क्यों ना 1993 का पहला वाला सिस्टम लागू किया जाए? उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें सरकार चयन करती थी, बाद में जो मोदी सरकार कर रही है वो भी एक तरफा फैसला नहीं है। मैंने बता दिया ना, 6 सदस्य में, एक उसमें सदस्य होंगे जो वरिष्ठतम जज होंगे, 2 फिर 2 होंगे उसमें जो ऐसे आदमी होंगे जो CJI होगा, उसमें 2 वरिष्ठतम जज होंगे और कानून मंत्री होंगे, और 2 उसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जो समाज में जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति और जिनकी नियुक्ति खुद विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री और CJI मिलकर करेंगे। तो ये क्यों ना हो? और आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री की तरफ से या यूं कहें मोदी सरकार की तरफ से जो ये फाइलें वापस भेजी गई हैं नियुक्ति की, अभी 20 में से 11 नई फाइलें थी, उसमें से जो ऑब्जेक्शन है
वो ऑब्जेक्शन एक नाम पे आ रहा है, सौरभ कृपाल। अब सौरभ कृपाल कौन है? यदि आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा सौरभ कृपाल कौन है। अभी वो वकील हैं, उनको जज बनाने की सिफारिश की गई है, जबकि आईबी की रिपोर्ट ये आई है और ये हम सब जानते हैं कि समलैंगिक पर उन्होंने किस तरह की बयानबाजी की थी। इनके संबंध विदेशों में बहुत लोगों से हैं और ये हमारे देश का संविधान भी कहता है और हमारी देश की सुरक्षा की भी बात है कि ऐसे किसी व्यक्ति को आप जज नहीं बना सकते, किसी ऐसे वकील को जो विवादित चीजों में कहीं ना कहीं शामिल रहा हो। समलैंगिक के मुद्दे पर विदेशियों के साथ संबंध पाए गए हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके भारत के बाहर ऐसे घनिष्ठ संबंध किसी व्यक्ति से हों, उस पर कैसे भला भरोसा किया जाए? ये सरकार की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। लेकिन देश की जनता क्या चाहती है, ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हमारे चीफ जस्टिस जी को जान लेने की आवश्यकता है। कृपया इस वीडियो के कमेंट में जरूर जनता अपनी राय रखे ताकि ये जो न्यायाधीश हैं इन तक ये बात पहुंचे कि ये केवल मोदी या किरण रिजिजू जी की बात नहीं है, ये देश की आवाज है और देश क्या चाहता है जरा उसको सुनिए। हम देश की जनता टैक्स देती है, उस टैक्स से आपको वेतन मिलता है और ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है। हम आपको मिलोड कहते हैं, इसका मतलब परमात्मा नहीं है। हमने आपको वो सम्मान दिया है, तो इस सम्मान का मान रखिए और चुनी हुई सरकार का मान रखिए। जनता की बात को ध्यान में रखिए। जनता न्याय चाहती है, न्याय व्यवस्था में परिवर्तन चाहती है और आपसे मेरी एक गुजारिश है कि यदि आपको लगता है कि यह बात देश की जनता तक जानी चाहिए ताकि उन सब की राय आ सके और वो भी जान सकें कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और सरकार में चल क्या रहा है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप उठाइए। मैंने अपना काम किया, आप इस वीडियो को शेयर करके राष्ट्रभक्ति का अपना काम कर दीजिए, क्योंकि घर बैठे राष्ट्रभक्ति करने का अवसर इससे बेहतर नहीं है कि हम विचार, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। वंदे मातरम।